नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और हम जैसे कि आप लोग परिचित हैं, मुझे भली भांति परिचित हैं कि हम एक रेगुलर क्लास लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है डेली करंट अफेयर नोट डोज के नाम से, डेली डोज के नाम से, सुबह की खुराक। और ये आने वाले टाइम के लिए बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे कि यूपीएसआई की भर्ती आ रही हैं, दिल्ली पुलिस का सेशन चल रहा है इस समय में। ये सब लोग आपके लिए बिल्कुल ऐसी क्लास हैं, ये समझ लीजिए कि आप इस पर, वो कहते हैं ना, इस नाव पे सवार करके सवारी की जा सकती है और जिसको जो है भवसागर से पार निकला जा सकता है। तो यही हमारे चैनल है जो भवसागर से पार निकालेगा। ठीक, 20 तारीख का करंट अफेयर्स लेकर आए, वही हमारे 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन में पूरा जीएस समेटने की कोशिश करेंगे विद करंट अफेयर्स। ठीक है, हम आगे बात करते हैं ज़्यादा समय इधर उधर नहीं करके। पहला क्वेश्चन है स्टे फोकस। भाई ये देखो, ये आज की थीम है, इस थीम को ज़रूर रट लो। रट लो का मतलब है कि आज बहुत छोटे से 2 शब्द लेकर आओ। स्टे फोकस, अपने गोल पर, GOAL, गोल पर आप लोगों को फोकस रहना है। फोकस रहना है, कैसे रहेंगे ये तो आप जानते हैं कैसे रहना है, लेकिन कोई भी अपने गोल से अटकने की बात नहीं करेगा आज के दिन 20 तारीख को। ठीक है, स्टे फोकस। पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। रीजन ये है कि भारत की विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य कब तक रखा है। देखो भाई, 100 साल हो गए आज़ादी को। कितने हो गए? 100 साल। 100 साल 2047 में हो जाएंगे। जब 2047 में 100 साल हो जाएंगे तो हमने ये टारगेट बनाया है कि हम विश्व में विकसित देश बनेंगे। क्या बनेंगे? विकसित देश। अब तक हम क्या हैं? विकासशील हैं। क्या है? विकासशील। अब तक हम विकासशील हैं। हम क्या बनने का टारगेट बना रहे हैं? 2047 तक विकसित। मोदी जी बार बार इसको कहते हैं। जब मोदी जी कुछ कहते हैं तो ये समझ लीजिए वो आपके और हमारे लिए बहुत काम का होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो इस समय में विश्व में हम जो है क्या कहते हैं, कौन से नंबर की इकॉनमी चल रहे हैं। जैसे इस समय बात करें तो हम इस समय पहले तो ये याद रखें 2027 तक टारगेट कितना भारत का? 5 ट्रिलियन इकॉनमी का है। भारत को 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनानी है। इस समय नंबर 1 पे कौन चल रहा? अमेरिका। अमेरिका लगभग 30 ट्रिलियन से ऊपर है, 30 ट्रिलियन से ऊपर, सोचो आप। चाइना है सेकंड पर। चाइना चल रहा है लगभग 20 ट्रिलियन के आसपास है, 20 से ऊपर एबव भी है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है जापान। जापान भी लगभग 4-4.5 ट्रिलियन है। और भारत इस समय 3.5 ट्रिलियन के हिसाब से चौथे नंबर पर है, लेकिन हम तीसरे बन जाएंगे। कब पहुंच जाएंगे? थर्ड पहुंच जाएंगे। अभी 2 साल बाद, 2 साल बाद का हमारा टारगेट है कि हम थर्ड पर पहुंच जाएं। ठीक है, अब जब 2 साल बाद का टारगेट हमारा ये हमने बना ही रखा है, तो हम जो है क्या कहते हैं 2047 तक विकसित देश बनेंगे। जैसे कि अगर बात करें, चूँकि भारत 2047 में विश्व की स्वतंत्रता का 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा। कौन सी मना रहा होगा? 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा। इसीलिए @2047 का विजन, भारत @2047 का विजन के उद्देश्य से सभी क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधारों के माध्यम से 30 ट्रिलियन इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जरूर याद रखेंगे, ये हमारा टारगेट है। अच्छा, किस किस चीज़ों में सुधार करना है, किस क्षेत्रों में सुधार करना है? तो सबसे पहले देखो, अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र है कृषि। कृषि प्राइमरी सेक्टर है। भारत कृषि प्रधान देश है, आज भी क्या है? कृषि प्रधान। तो साहब कृषि को तो आपको करना ही पड़ेगा। शिक्षा के बारे में बात करें तो नई शिक्षा नीति आई है। नई शिक्षा क्या है? NEP। और नई शिक्षा नीति 2020 आई है। इससे पहले 2 शिक्षा नीति और आ चुकी हैं। ठीक, वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, NEP। और इसके जो हेड थे उसका नाम है के कस्तूरी। ये कमेटी की रिपोर्ट पर आई है, ये कस्तूरी रंगन रिपोर्ट पर आई है। और नई शिक्षा नीति में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो भारत को विकसित देश की तरफ ले जाएंगे, विश्व अर्थव्यवस्था के विश्व गुरु के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेंगे। ठीक है, ये बात समझ लीजिए आप। क्लियर हो गई बात? अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस इंटरनेट प्रदाता कंपनी को भारत में एकीकृत यूनिफाइड लाइसेंस मिला है? यूनिफाइड लाइसेंस मिला है, पहले तो उत्तर ही हो गया स्टारलिंक। चलो स्टारलिंक के बारे में बात करेंगे। ये भी इंटरनेट प्रदाता है, इंटरनेट प्रदाता कंपनी है, इसको भी मिला है। ठीक, ये ध्रुव स्पेस क्या है? ये स्टार्टअप है। स्टार्टअप क्या होते हैं कि कोई नई पहल किसमें? स्पेस में है। और किसकी मदद के लिए है? ये इसरो की मदद के लिए। अच्छा, स्टारलिंक एक आदमी की कंपनी है, उसका नाम याद रखेंगे, एलन मस्क। एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी में से गिनती आती है इसकी। दूसरी चीज़ इसके बारे में, इसकी एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स।
स्पेस एक्स से ही शुभांशु शुक्ला को भेजा था, नासा के साथ मिलकर काम करती है। नासा क्या, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक, मैंने पहले बताया था। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो एक और है टेस्ला। तस्ला मत कहने लगना, टेस्ला है, चलो तस्ला ही कह दो, हमारे लिए तो तस्ला जैसी ही है टेस्ला। टेस्ला क्या है, विश्व की सबसे बड़ी कौन सी कंपनी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब कार बनाने वाली। कौन सी बनानी, कार बनाने वाली। कौन सी, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली है दोस्तों। तो ये सब एलन मस्क की हैं। स्पेस एक्स हो गई, टेस्ला हो गई, ये भारत में भी आया है इंटरनेट प्रदाता। क्यों, क्योंकि स्टारलिंक एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो हमारे एलन मस्क ने लिया है टारगेट कि विश्व में आबाद का मतलब समझते हो, जो कटे नहीं, नॉट कनेक्टेड नेट देना है और सस्ता नेट देना है। इसका प्रोजेक्ट लगभग 2 साल से चल रहा है ये प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट ने लो अर्थ ऑर्बिट LEO, जैसे अच्छा चलो इधर बना लेते हैं, पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर वाली ऑर्बिट जो है सबसे पहली LEO, लो अर्थ ऑर्बिट में लगातार सैटेलाइट छोड़े, बहुत सारे सैटेलाइट छोड़े हैं, और उन सैटेलाइट की वजह से ये इंटरनेट को सुचारू बनाने की कोशिश कर रहा है। ये अच्छा काम है, करना चाहिए। आबाद नेट मिलेगा भाई, जैसे कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, वो कनेक्टिविटी खत्म नहीं करेंगे। ये स्टारलिंक ही आ गए। ठीक, अच्छा ये देखो, स्टारलिंक स्पेस एक्स से निर्मित एक इंटरनेट उपग्रह समूह है जो वैश्विक स्तर पर उच्च गति, कम विलंबता और इंटरनेट उपलब्ध कराता है। भारत में वाणिज्यिक इंटरनेट की सेवाएं अभी भी चालू नहीं है, मतलब कमर्शियल इंटरनेट नहीं है अभी भी। ठीक, आप हमारे यहाँ भारत में कौन है, यूटेलसैट वेब वन वेब जो मैंने बताया, रिलायंस जियो और स्टारलिंक ने आवश्यक परमिट प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, इन्होंने परमिट प्राप्त किए, लेकिन ये पहले से चल रहे हैं भारत में। ठीक, स्पेक्ट्रम का आवंटन का अंतिम रूप देने जा रही है। स्पेक्ट्रम क्या होता है भाई, सरकार जो है स्पेक्ट्रम आवंटन करेगी नहीं। स्पेक्ट्रम क्या होता है, क्वेश्चन आए तो याद रखना, स्पेक्ट्रम होता रास्ता, रास्ते में आप चल सको। तो इंटरनेट कंपनियों को अपने अपने स्पेक्ट्रम प्रोवाइड किए जाते हैं कि वो कौन कौन से रास्ते में चलेंगी, ऐसे समझ लीजिए। ये क्वेश्चन याद रखेंगे, स्पेक्ट्रम एक तरीका का रास्ता होता है, पाथ होता है, जिसमें ये इंटरनेट को फ्लो करा सकते हैं। ओके, समझ रहे हो। तो दोस्तों बढ़िया है क्लास, थोड़ा सा एंजॉय कर लेके पढ़ो। देखो, डिब्रू सैखोवा, नौमेरी, औरंग, ये 3 बता दिए, 1 2 3। ये नेशनल पार्क है। क्या है, नेशनल पार्क है। कहाँ है, तो पहले तो याद रखेंगे उत्तर असम में है। ये कहाँ है, असम में है। डिब्रू सैखोवा, नमेरी और औरंग नेशनल पार्क कहाँ, असम में है। ठीक, अब हम बात करें असम की। चलो, उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क मैं बता देता हूँ, दुधवा है। यूपी में सिर्फ एक ही है दुधवा नेशनल पार्क, का लखीमपुर खीरी। ये चर्चाओं में आ गया, कौन सा, डिब्रू सैखोवा, ये आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। डिब्रू सैखोवा क्यों चर्चाओं में आ गया, लगातार एक ऐसी घास उगी है जो घास ने सभी देसी और आक्रामक पौधों की प्रजाति के कारण सारा पारिस्थितिक परिवर्तन हो रहा है, मतलब इकोसिस्टम बदल रहा है। रीजन क्या है, वो घास जो है ना किसी और चीज को पनपने नहीं दे रही है। जब वो किसी और चीज को नहीं पनपने दे रही है तो वहां के जानवर, जंतु, इन सबको दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। ठीक, ये इसलिए चर्चाओं में आया, तो इसीलिए इसको याद रखेंगे भाई दोस्तों, इसलिए चर्चाओं में आया तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पे देखें, आक्रामक पौधे कौन कौन से हैं, क्रोमोलेना, ओडोराटा, एर्गेटम, कोनिजोटाइसिस, पार्थेनियम, ये आता है, ये क्वेश्चन आता है। ये खरपतवार है, खरपतवार जानते हो, जो जबरदस्ती उग जाती है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरोफोरस, मिकीनिया माइक्रेथा, ठीक है, ये यूपी PCS में तो आ ही जाता है। ठीक है, याद रखना इसको, ये कई रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रजातियों से देसी वनस्पतियों को मात दे रही है, इससे घास के मैदानों को नष्ट कर रहे हैं, और घास के मैदान नष्ट हो जाएंगे तो इस पर निर्भर जीव, जितने भी जीव जंतु हैं जो घास पर निर्भर हैं, छोटे छोटे जीव जंतु, वो सब खत्म हो जाएंगे। आ रही बात समझ में। जैसे अगर हम बात करें तो अब ये आता है कि कितने, हाँ याद रखेंगे ये बात, कितने, देखो ये असम का, असम है ये हमारा असम। कितने नेशनल पार्क हैं, पहले इसमें नेशनल पार्क थे 5, फिर हुए 6 और अब हो गए 7। 7वां है दिहिंग पटकाई। क्या है, दिहिंग पटकाई, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आएगा, कब आया, ये 2021 में आया है। और इससे पहले कौन आया था, रोमानिया। तो पहले 5 थे, 5 के बाद छठाई 2021 में, 5 के बाद 2021 में ही एक जुड़ा जिसका नाम हो गया
6 हो गए 2021 में, और 2021 में अब कितने हो गए, 7 हो गए हैं। कितने हो गए, 7 नेशनल पार्क हो गए हैं। तो अगर बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी राज्यों में एकमात्र ऐसा है जिसके 7 नेशनल पार्क हैं। तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है तो उसका 1 नेशनल पार्क है, तो इसके कितने, 7। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, 7 याद कर लेंगे। डिब्रू साइखोवा ये इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए बिल्कुल किनारे पर है। दिहांग पटकाई 2021 में बना। नामेरी ये पहले से है। औरंग, काजीरंगा, काजीरंगा किसके लिए फेमस है, एक सिंग गैंडा, राइनोसोर्स के लिए। अच्छा, औरंग मानस, मानस किसके लिए है, बाघ के लिए, टाइगर के लिए, ठीक। और रोमानिया, ठीक है। रायमोना, रायमोना, ये सब आप लोग याद रखेंगे। रायमोना हो गया, मानस हो गया, औरंग हो गया, नामेरी हो गया, काजीरंगा हो गया, डिब्रू साइखोवा हो गया, दिहंग पटकाई, ये दोनों तो खैर याद ही रखोगे आप, ठीक है। याद कर लेना। 7 नेशनल पार्क लेके बैठा हुआ असम इकलौता इधर नॉर्थ ईस्ट में। निम्नलिखित में से किसे काकोरी कांड के लिए दंडित नहीं किया गया था। काकोरी कांड पूछोगे करंट अफेयर्स में क्यों आया, क्योंकि 9 अगस्त 1925 को हुआ था ये, और 1925 में आज इसके 100 वर्ष हो रहे हैं पूरे पूरे, ठीक। किसको नहीं दंडित किया गया, चंद्रशेखर आजाद, बेचारा चंद्रशेखर आजाद यहाँ से भाग निकले थे, ये अंग्रेजों को पकड़ में ही नहीं आए थे, याद रखेंगे ये बात। ये तीनों को जेल हो गई थी, रोशन सिंह को, राजेंद्र लिहाड़ी को, अशफाक उल्लाह खां को, ठीक है, याद रखना इन तीनों को जेल हुई थी, ठीक। आगे बात करते हैं हम, क्या है ये। 19 अगस्त 1925 में लखनऊ में काकोरी गांव, लखनऊ के पास एक पड़ता काकोरी जगह, काकोरी रेल कांड को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अगस्त 1925 को भारतीय क्रांतिकारियों ने लखनऊ से शाहजहाँपुर, ये आज भी जाती है, शाहजहाँपुर तो नहीं है, अब सहारनपुर तक है वैसे तो, ये शाहजहाँपुर से लखनऊ उस समय जाती होगी, जिसका नाम है 8 डाउन ट्रेन, 8 डाउन ट्रेन। इसमें जो है कार्रवाई की थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश संग्राम को समर्थन करने के लिए ब्रिटिश सरकार के धन को जब्त करना था। असल में क्या था, जब क्रांतिकारी शुरू हुए ना, क्रांतिकारियों के साथ सबसे बड़ा अभाव था बेचारों के पास पैसे का। तो ये जो घटना की थी, ये पैसे को लूटने के लिए की थी, सरकारी खजाना लूटा था। इस ट्रेन से सरकारी खजाना जा रहा था, इस सरकारी खजाने को लूटा था। किसने लूटा था, कई सारे क्रांतिकारियों ने लूटा था, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में बात करें कैसे कैसे घटना हुई, तो 2 मिनट का समय दे दो, पूरी समझा देता हूं मैं। पहले तो याद रखेंगे ये 9 अगस्त 1925 को हुई थी, ठीक है। अब हम इस घटना के बारे में हम बात कर लेते हैं। घटना के बारे में एक छोटी सी बात सुन लीजिए, छोटी सी बात सुन लीजिए मेरी तरफ से, कि HRA 1924 में बनी थी। याद रखेंगे इसे, कहाँ बनी थी, कानपुर। इसको नोट कर लेना मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। कानपुर बनी थी। किसने बनाई, सचिंद्र सन्याल। ये क्वेश्चन याद रखेंगे लोग, चंद्रशेखर आजाद लगा देते हैं। और इनकी किताब का नाम है, किताब है बंदी जीवन, याद रखेंगे। इन लोगों ने टारगेट बनाया कि हम जो है क्या कहते हैं, काकोरी कांड करेंगे और ट्रेन को लूटेंगे। और इस टारगेट में जो सबसे ऊपर नाम है, एक नाम याद रखेंगे सबसे ऊपर, वही अपने चंद्रशेखर आजाद। आजाद नाम याद रखते चलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये तो संस्थापक हो गए। नंबर 2, अशफाक उल्लाह खां, इनको जेल हुई थी, अशफाक उल्लाह खां। राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक। राजेंद्र लिहाड़ी, नाम जरूर याद रख लेना भाई, आते हैं, राजेंद्र लिहाड़ी, ठीक। गोंडा जेल में इनको फांसी हुई थी, ठीक। रोशन सिंह, कुछ नाम इधर लिखवा देते हैं। छठा नाम रोशन सिंह, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल, ठीक। इतने ही नाम थे लगभग ये, ठीक है। इसमें 17 को सजा मिली, 17 लोगों को सजा मिली, इंपॉर्टेंट लिखवाएं। और 4 को फांसी हुई थी, 4 को फांसी दी गई थी, ठीक है। फिर HRA आगे जाके 1928 में जब भगत सिंह जुड़ जाते हैं, HSRA बन गया। अच्छा, मैंने इसकी फुल फॉर्म शायद आप लोगों को नहीं बोल दे रहा हूँ, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये कानपुर में बनी थी। ये बनी है फिरोज शाह तुगलक,
फिरोज शाह तुगलक मैदान में हैं, जिसमें दिल्ली में अभी क्या होते हैं, क्रिकेट मैच होते हैं, फिरोज शाह तुगलक मैदान में दिल्ली। या कोटला ग्राउंड कह देते हैं, फिरोज शाह कोटला, चलो कोटला लिख देता हूँ, इतना लंबा नहीं बता रहा आप लोगों को, जगह भी कम है यहाँ पर। कोटला में हुई थी, कोटला यहीं पर है ये। और ये कब हुई थी? दिल्ली में हुई थी 1928 में, जब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु आके जुड़े थे। ठीक है, आप क्लियर होगी बात? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी लगातार कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं और मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रधानमंत्री 79वें स्वतंत्रता दिवस पर 2047 के लिए विकसित राष्ट्र की स्थिति ले जाने के लिए कुछ पहलों की घोषणा की है। जब प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से, लाल किले की प्राचीर से अगर कुछ बोलते हैं, लाल किले की दीवार से, तो समझ लीजिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या क्या बोला है इन्होंने? प्रधानमंत्री विकासशील रोजगार कार्यक्रम, ये मैं आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये बोला था कि ये होगा। मिशन सुदर्शन चक्र, ये भी बोला है। स्वच्छ ऊर्जा के प्राप्त लक्ष्य क्या क्या है ये? भाई ये वाला क्वेश्चन तो आप समझ लो आपके लिए रामबाण है, ये सभी बोले हैं। क्या क्या बोले देख लो भाई, मैं लिख कर लाया हूँ आप लोगों के लिए। प्रधानमंत्री विकासशील रोजगार सृजन कार्यक्रम, इंग्लिश में कहेंगे प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना, विकास भारत रोजगार योजना है ये, विकासशील मत लिखना, विकास भारत रोजगार योजना है। इसमें 2027 तक 3.5 करोड़ नौकरियां देने का टारगेट है। ये टारगेट जरूर इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ये आएगा। मिशन सुदर्शन चक्र 2035 तक अपना आयरन डोम जैसी वायु रक्षा प्रणाली, मतलब अपनी रक्षा प्रणाली बनाएगा भारत। रक्षा प्रणाली का मतलब समझते हो, कोई मिसाइल अगर हम पे आती है तो हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगी। ये अमेरिका, रूस और इंग्लैंड के पास है, यूके के पास है। ऐसी रक्षा प्रणाली कब तक बनाएगा? 2035 तक। याद रखेंगे ये टारगेट याद रखेंगे, मोदी जी ने बोले हैं ये वहाँ पर। सेमीकंडक्टर के मिशन के बारे में बता चुका हूँ लगातार, अभी चार और बनाई है, इससे पहले वाली क्लास में पढ़ाया, देख लेना आप लोग। भारत 2025 तक के अंत तक पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बना देगा, समझ गए? चिप हो जाएंगी सस्ती। राष्ट्रीय गहरे जल के लिए अन्वेषण मिशन, इसका नाम है समुद्र मंथन मिशन। तो क्वेश्चन आएगा समुद्र के नीचे खोज क्या है? जैसे समुद्र का मंथन किसने किया था? देवताओं और दानवों ने किया था ना, ऐसे ही हम भी समुद्र का मंथन करेंगे। तो समुद्र के नीचे खोज, जो भी चीज़ मिलेगी, क्या क्या मिल सकती है वहाँ पर? गैस मिल सकती है, तेल मिल सकता है, ये खनिज संसाधन। परमाणु विस्तार, 2047 तक परमाणु क्षमता को 10 गुना बढ़ाना है। इसके लिए 10 नए रिएक्टर लगेंगे। कहाँ कहाँ लगेंगे ये मैं आगे बताता चला जाऊंगा। स्वच्छ ऊर्जा के लिए प्राप्त लक्ष्य, गैर जीवाश्म नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है ये, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की 50% बिजली उत्पादन का लक्ष्य 2030 तक की सीमा से 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया। अब हमारे पास ये लगा लीजिए 50% तो नॉन रिन्यूएबल रह गई है, समझ रहे हो, और 50% हमारे पास रिन्यूअल हो गई है। तो इसका मतलब 50-50 में आ गए हम। अब हम धीरे धीरे इसको ख़त्म कर देंगे और धीरे धीरे हम 2070 तक, एक टारगेट हो रहा है 2070 तक जीरो नेट कार्बन यूज़ करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो इसको याद रखेंगे 2030 तक। ये टारगेट याद कर लीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में है भाई, जो याद करेगा उसके लिए तो रामबाण है आने वाले एग्जाम के लिए, गारंटी देता हूँ। जब इसमें से आएगा तो जरूर याद करोगे मुझे। ई जागृति प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय की पहल है? ये उपभोक्ता एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की पहल है। देखो ये एक बात याद रखो, ये पहल अभी नहीं बनी है, ये बनी है 1 जनवरी 2025। तो आप कहोगे सर भाई आप क्यों पढ़ा रहे हो इसको, करंट है ये? करंट नहीं है, करंट भी है। इसने क्या करा है कि 10 राज्यों ने सारे 100% तक जितने मामले थे वो निपटान कर दिए हैं। इसका मतलब बहुत तेज हुई है इसमें पहल। और बनी कब है? 1 जनवरी 2025 को अभी बनी है, और अभी इसने जो है 10 राज्यों ने तो कंप्लीट कर दिए, इनके यहाँ कोई भी विवाद नहीं रहा है। तो ग्रेट अचीवमेंट है। अरुणाचल प्रदेश के किसमें आरोग्यम स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की भारतीय सेना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, भारतीय सेना की किस पहल के साथ शुरू किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के लोगों को जोड़ना, अरुणाचल प्रदेश के लोगों से दोस्ती बनाना, ये सब ऑपरेशन सद्भावना है, याद रखेंगे। और ऑपरेशन विजय पता है आपको क्या है? कारगिल विजय, कारगिल की जो लड़ाई लड़ी थी हमने, कारगिल विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सद्भावना। भारतीय सेना की ऑपरेशन सद्भावना पहल के तहत अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के दहांगजांग में आरोग्यम स्वास्थ्य कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये समय पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बुनियादी जीवन रक्षक सुविधाओं के लिए सुसज्जित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सद्भावना यही पूछा जाएगा।
ठीक, इससे पहले वाले ऑपरेशन महाकाल, ऑपरेशन कई सारे हैं, वो आप लोग याद रख लेना उसको। किस राज्य ने आवारा मवेशियों के गोबर को पर्यावरण अनुकूल उत्पादनों में बदलने के लिए नई पहल शुरू करी? तो ये भैया अपने उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में ये कहा गया है कि जितने भी मवेशी हैं जो गोबर हैं इनका, वो गोबर वेस्ट ना करके आप उसको जो है पर्यावरण इको फ्रेंडली उत्पाद बनाएं। ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट चलते हैं हम। मेघालय अनानास महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ गया? अब मैं तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? अब मैं इसको इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये नई दिल्ली है, कोई भी शिलोंग नहीं लगाएगा। कहाँ लगाएगा? नई दिल्ली। तो नई दिल्ली की वजह से ये इसलिए लेकर आया हूँ जिससे आप लोगों को याद रहे, गड़बड़ ना करूँ। और अंतिम क्वेश्चन है, बसोहली उत्सव किस राज्य में है या किस यूनियन टेरिटरी में है? तो साहब ये जम्मू कश्मीर में है। बसोहली क्या है देखो, अभी मैं बता देता हूँ। बसोहली आर्ट का एक फेस्टिवल है, ये क्वेश्चन आ सकता है। आर्ट फेस्टिवल है और ये कब मनाया जाता है ये लिखो, कब तक 28 सितंबर से 2 अक्टूबर, मतलब आगामी मनाया जाएगा, अगर चल रही है ना। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले कठुआ में आयोजित किया जाएगा। कठुआ एक पहाड़ी शहर बसोहली में अपनी बसोहली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बसोहली चित्रकला के लिए। 2023 में इसको जीआई टैग भी मिला था। अच्छा, कोई क्वेश्चन आने लगे जीआई टैग में क्या है? तो जीआई टैग, सबसे पहला जीआई टैग क्या होता है? भौगोलिक इंडिकेटर। सबसे पहला भौगोलिक इंडिकेटर क्या होते हैं साहब? भौगोलिक इंडिकेटर होते हैं कि आप जो है क्या कहते हैं, एक जगह जहाँ पर ये प्राप्त है, क्या प्राप्त है, जहाँ पर जो चीज़ मिलती है उसको वहीं का एक रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र दे देते हैं। पहला मिली है दार्जिलिंग चाय को, बाकी अब तो बहुत चल चुके हैं। दार्जिलिंग चाय जो है पहली थी, याद रखना, उसको दे दिया गया कि ये यहीं से चाय मिलती है और यहीं का एक तरीके से पेटेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड योर चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ठीक है, ज़रूर। और इन्जॉयमेंट मिल रहा होगा आपको पढ़ाई में, तो इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। इसी पे हम अपना सेशन समाप्त करते हैं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। ठीक है।